गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की इस क्लास में हम फर्स्ट ईयर के सेकंड पार्ट यानी राजस्थान के इतिहास का फर्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे। हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हमने पाषाण युग को पढ़ा था। आपको मैंने बाकायदा पॉइंट्स के माध्यम से जो तीनों पाषाण युग हैं उनकी आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। आज हम सेकंड पार्ट यानी राजस्थान का इतिहास जो फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ईयर में सेकंड पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, उसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखिए, किसी भी देश, विदेश, प्रदेश, प्रांत आदि के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत होते हैं और आज फर्स्ट टॉपिक के रूप में हम राजस्थान के इतिहास के विभिन्न स्रोतों को, जैसा मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है, उन विभिन्न स्रोतों को आज हम पढ़ेंगे। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, कि राजस्थान का अपना गौरवमय इतिहास रहा है। अब हमारे से पहले यानी भूतकाल में जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई, जिनके कारण राजस्थान के इतिहास को गौरवमय इतिहास कहा जाता है, एक बार उन घटनाओं का, उन गौरवमयी इतिहास का, उन गौरवमयी गाथाओं का अध्ययन करने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि आज जिन घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं राजस्थान से संबंधित, जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं, उन सभी को किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से इन द सेंस कि हमारे पास ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमें अपने इस गौरवमय इतिहास के बारे में बताते हैं। तो आप देखिए कि विभिन्न ऐसे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से ये राजस्थान का इतिहास लिखा गया है। उसके लिए उदाहरण स्वरूप आपको बता दें, जैसे प्राचीन समय में विभिन्न सभ्यताएं हिंदुस्तान में और देश विदेशों में स्थापित हुई थी। आज यदि हम उन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे पास जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो किस रूप में है कि जो उत्खनन कार्य किया जाता है उसमें प्राप्त अवशेष हैं, उनके आधार पर हम उस युग की सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में पाषाण युग में पढ़ा भी था कि उत्खनन में हमें विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भागों से हमें उपकरण, औजार और बर्तन आदि की प्राप्ति हुई है। तो वो हमें उस समय में जो सभ्यताएं थी उनके बारे में हमें अवगत कराते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए, चित्रकला, स्थापत्य कला और दान पत्र, उस समय की लिखी हुई कोई लिखित चीज जो हमें प्राप्त होती है वो हमें इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कराती है। इसके साथ साथ आप देखिए, हमारा राजस्थान प्रदेश जो है, हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उससे पूर्व भारत विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे बड़े रियासतों में विभाजित था। सेम कंडीशन जो थी वो राजस्थान में भी थी। राजस्थान विभिन्न छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था या विभाजित था, जिनमें से राजपूत शासकों द्वारा, जाट शासकों द्वारा और मुस्लिम शासकों के द्वारा शासन किया जाता था। हम टोंक रियासत को छोड़ करके यदि देखें, राजस्थान की इन रियासतों पर जाट और राजपूत शासकों के द्वारा शासन किया गया था। अब इन शासकों के द्वारा अभी आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे भी धीरे धीरे, जैसे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कि हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रमण हुए थे या तुर्क आक्रमण हुए थे और बहुत लंबे समय तक यहाँ के शासकों को उनसे संघर्ष करना पड़ा था। और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी। अंग्रेजों और राजपूत शासकों के बीच किस प्रकार से संबंध स्थापित हुए थे, उन सब की जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप देखिएगा, सर्वप्रथम ये जो राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, सेम टॉपिक आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट प्राचीन भारत के इतिहास में भी है। फर्क इतना है, वहां पर लिखा आता है प्राचीन
इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोत और यहाँ पर राजस्थान के इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोत। तो आप हेडिंग डालेगा राजस्थान की जानकारी के विभिन्न स्रोतों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला आप लिखिएगा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। सेकंड लिखिएगा पुरालेखीय स्रोत, पुरालेखीय स्रोत। तीसरा ऐतिहासिक साहित्य। चौथा स्थापत्य कला और चित्रकला। और लास्ट में लिखेंगे आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहासकार, वर्तमान कालीन प्रकाशित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट्स व अप्रकाशित शोध ग्रंथ। अब देखिए इन सारे स्रोतों को इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसमें से एक एक चीज को उठाएंगे और अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम आप इसमें लिखिएगा पुरातात्विक स्रोत। तो आप पहले ये जानें कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और वो है उत्खनन। उत्खनन से अभिप्राय क्या होता है? जब पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा या इतिहास से जुड़े हुए, इतिहास विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा कहीं खुदाई का कार्य किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर के पुरातत्ववेत्ता गए और खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। कहीं देखिए पुराने इतिहास को ही पढ़ के इस बात के अनुमान लगाए जाते हैं कि संभवतः इस स्थान पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलेंगे या यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं का अस्तित्व रहा होगा। तो अपने उन्हीं अनुमानों के आधार पर हमारे इन विद्वान पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा उत्खनन का कार्य कराया जाता है। उत्खनन यानी खुदाई कार्य। जितना भी हमने जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित जानकारियों को एकत्रित कर उसे इतिहास में लिखा है। तो ये उत्खनन जो है इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब जो सामग्री हमें उत्खनन से प्राप्त होती है वो सामग्री कहलाती है पुरातात्विक सामग्री या पुरातात्विक स्रोत। अब इन पुरातात्विक स्रोतों में हम किन चीज़ों को लेंगे? देखिए हमें खुदाई में या उत्खनन में अधिकांशतः जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें आप देखिएगा जैसे सिक्के, यानी प्राचीन सभ्यताओं में जो सिक्के प्रचलित थे उन सिक्कों को खुदाई से प्राप्त किया गया है। मृण मूर्तियाँ, मृद भांड, खिलौने, औजार, हथियार, उपकरण, ठप्पे या जिससे मोहरे कहते हैं, ये हमें विभिन्न क्षेत्रों के उत्खनन के बाद प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्लियर है पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक सामग्री क्या होती है? जो सामग्री हमें उत्खनन के पश्चात प्राप्त होती है वह सामग्री पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक सामग्री के रूप में जानी जाती है, जिसमें सिक्के, मृदभांड, उपकरण, औजार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये बात हुई पुरातात्विक सामग्री की। अब इस पुरातात्विक सामग्री से आप कैसे पता करेंगे कि ये किस सभ्यता से संबंधित है और इससे उस समय के इतिहास की, उस समय का इतिहास इन द सेंस कि उस समय के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक जीवन किस प्रकार का होता था, उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कई सिक्के आप अभी जैसे जैसे, क्योंकि आपका ये बहुत से स्टूडेंट का हो सकता होगा कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ने का अवसर उन्हें मिल रहा हो, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आप इन सिक्कों के इतिहास को भी अच्छे से जानेंगे। कई सिक्कों पर वर्तमान में भी आप देखिएगा जैसे अशोक का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो सिक्के पूर्व में प्रचलित थे उसमें भी कोई ना कोई साइन या चिन्ह बना रहता था। तो वो हमें क्या बताता था, जैसे सपोज कि किसी सिक्के पर किसी देवी देवता की पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो इससे
दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो उस सभ्यता में धार्मिक जीवन जो था वो निश्चित रूप से प्रचलित था या लोग देवी देवताओं में विश्वास करते थे। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, उस सिक्के पर जिस भी देवी देवता का चिन्ह अंकित है वो इस बात को स्पष्ट कर देगा कि उस युग विशेष में किस देवी देवता की पूजा होती थी। ये बात हो गई धार्मिक जीवन की। और इसके साथ साथ आप देखिए, हम एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि सिक्के हमें सामाजिक जीवन के बारे में किस प्रकार से बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसी सिक्के पर कोई तीज त्योहार या उत्सव आदि का दृश्य अंकित किया गया है तो उससे उस समय में प्रचलित प्रथाओं का हमें ज्ञान हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, यदि हम आर्थिक स्थिति को जानें तो आर्थिक स्थिति किस रूप में क्लियर होगी। हम सभी जानते हैं कि सिक्के विभिन्न धातुओं से बनते हैं, लेकिन यदि हम प्राचीन समय में जाएं तो सिक्के जो है वो मिट्टी से भी बनते थे, सिक्के कांच से भी बनते थे। तो यदि सिक्कों में प्रयुक्त होने वाली धातु अत्यधिक मूल्यवान है और उस सिक्के का भरपूर मात्रा में पाया जाना इस बात को स्पष्ट कर देगा कि उस समय का समाज आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध था, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छा होने पर ही मूल्यवान धातु का प्रयोग सिक्कों के निर्माण में किया जा सकता है। ये उदाहरण हुआ आपके सिक्कों का। अब जैसे हम बात करते हैं मृद भांडों की, जो मिट्टी से बने हुए हमें विभिन्न पात्र, विभिन्न बर्तन या खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है हमारे पूर्वकालीन इतिहास की। देखिए, कई मृद भांड जो मिले हैं विभिन्न स्थानों से, जैसे हनुमानगढ़ में आपका रंग महल, जैसे बागोर, जैसे आहड़, जैसे बैराट, यहाँ से हमें भरपूर मात्रा में उत्खनन से विभिन्न सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो अब आप देखिए, यदि मृद भांड अच्छे और खूबसूरत बने हुए हैं और अलंकृत हैं, इसका मतलब उस समय का जो कलाकार था, जिस कुंभकार जिसे आप कह सकते हैं, वो बहुत ही प्रशिक्षित था और उसने अपने कला के माध्यम से इन्हें एक सुंदर रूप प्रदान किया। कई स्थानों से आप देखिए कि बेडौल भी मिले हैं और उनके आकार प्रकार जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। कहीं पर हमें अलंकृत प्राप्त होते हैं तो कहीं पर अलंकरणहीन हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है जिस क्षेत्र से हमें अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब उस समय के लोग चित्रकारी से भली भांति परिचित थे और इसीलिए उन्होंने अपने बर्तनों को, अपने मृद भांडों को एक अच्छी शेप दी है और उसको खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की हैं। जब चित्रकारी की है तो उससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि उस युग विशेष के मानव को विभिन्न रंगों का ज्ञान भी था और उसमें अपने उसी ज्ञान के माध्यम से इन्हें सुंदर बनाने का प्रयास किया है। आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मृण मूर्तियों से संबंधित। हमें जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो काफी अलंकृत हैं और इसके साथ साथ आप देखिए उन्होंने गले से लेकर नाभि तक के हार पहने हुए हैं, कर्णफूल पहने हुए हैं। इस तरह के आभूषण उस मूर्ति से या मृण मूर्ति के साथ प्राप्त हुए हैं या उस मृण मूर्ति को पहने हुए दिखाया गया है। तो यदि हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो इससे बात स्पष्ट हो जाएगी कि उस युग के लोग आभूषण प्रिय थे, उस युग के लोग श्रृंगार प्रिय थे। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें जो ये मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, निश्चित रूप से उनमें आभूषणों का अभाव पाया जाता। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए विभिन्न पशु पक्षियों की मूर्तियां, पशु पक्षियों के खिलौने, ये भी हमें खुदाई से या उत्खनन से प्राप्त होते हैं।
जो निश्चित रूप से इस बात का आभास कराते हैं कि इस युग तक मानव ने अपना काफी विकास कर लिया था और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि उसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी। ये बात एक बहुत ही शॉर्ट में आपको पुरातात्विक स्रोतों का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। इसके बाद हम हमारा सेकंड लेते हैं पुरालेखीय स्रोत। अब देखिए, पुरालेखीय एक चीज तो स्पष्ट है, लेखीय से मतलब है कि कुछ चीज लिखी हुई हो। अब ये पुरालेखीय स्रोत हमें किस रूप में मिलते हैं? जैसे बड़े बड़े पाषाण खंडों पर जो खेतों के आसपास, कुएं और बावड़ियों के आसपास और साथ ही साथ मंदिरों या गुफाओं की दीवारों पर हमें लिखित रूप से कोई मैसेज प्राप्त होता है। ऐसे स्रोत जो हैं वो पुरालेखीय स्रोत कहे जाते हैं। इसी तरह आप देखिए दान पत्र, वर्तमान में भी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। इसमें आप देखिएगा कई बार लिखा होता है, जैसे सपोज किसी ने 3-4 चेयर्स बनवा दी हैं या मार्बल का बैठने के लिए कोई स्थान बनवा दिया है या प्याऊ बनवा दी है, तो वहाँ पर लिखा होता है वेट करता देन उसका नाम। तो उससे हम ये बात जान जाते हैं कि ये जो सुविधा प्रदान की गई है वो किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम प्रारंभ में देखें तो हमें जैसे दान पत्र हैं, उन दान पत्रों पर ये लिखा जाता है, मान लीजिए किसी राजा के द्वारा, किसी रानी के द्वारा या फिर किसी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, सामंत आदि जो होते थे, वो दान जब दिया करते थे, चाहे वो भूमि का कोई भाग हो या अन्य कोई चीज हो, तो दान पत्रों पर उस स्थान विशेष का नाम, कितना भूभाग दान में दिया गया है वो, और किसे दिया गया है और किस कार्य से खुश होकर के उसको ये दान भूमि दी गई है, ये पूरा विवरण हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक है हमें इससे किस चीज का आभास हो जाएगा? यदि हमें इस तरह के दान पत्र प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब उस समय में लोग एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे और दान प्रवृत्ति में लोगों की रुचि थी। इस तरह से ही आप देखिएगा जैसे शिलालेख हैं, बड़े बड़े शिलालेख राजस्थान से बहुत प्राप्त भी होते हैं। इनमें आप देखिएगा जैसे बिजोलिया का शिलालेख है, नेमिनाथ का शिलालेख है, आबू का शिलालेख है, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इन सभी के लेखों के माध्यम से हमें उस समय के राजाओं के व्यवहार, उन राजाओं के चरित्र आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ आप देखिएगा इसके साथ साथ हमें सांस्कृतिक जीवन, भौगोलिक दशाओं आदि का ज्ञान भी इन लेखों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। आपको एक उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण आपको बताते हैं, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राजा के द्वारा विभिन्न विजय अभियान जो किए गए, उसके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए, उन सब की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। आज की इस क्लास में मैं ये 2 टॉपिक ही आपको कराती हूँ। थोड़ा सा पुनः इसको आप लोग रिपीट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नहीं समझ में आने पर आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से जो 3 हमारे जानकारी के स्रोत बचे हैं, 3 पार्ट्स, उसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।